नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जल जीवन मिशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन यानी हर घर जल की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन का विजन लोगों तक पानी पहुंचाने का तो है ही, साथ ही ये विकेंद्रीकरण का भी एक बड़ा माध्यम बना है। जल जीवन मिशन ग्राम संचालित और नारी शक्ति संचालित है। इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। भारत आज जल क्षेत्र में अधिक निवेश और व्यापक लक्ष्यों के साथ कार्य करने वाला दुनिया का प्रमुख देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हर घर जल की आपूर्ति सुनिश्चित होने से भारत में डायरिया से होने वाली 4 लाख मौतों को कम किया जा सकता है। जल संकट गंभीर मुद्दा है, इसलिए भारत सरकार का जल जीवन मिशन महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। क्यों है और इसके क्या पहलू हैं, मुद्दा आपका में इस पे चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपर सचिव हैं और मिशन निदेशक हैं पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के। चंद्रभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर विनोद तारे जी से, जो संस्थापक हैं सी गंगा IIT कानपुर से। आपका स्वागत है डॉक्टर विनोद तारे जी। लेकिन शुरुआत डॉक्टर चंद्रभूषण जी मैं आपसे करूँगा, क्योंकि मुद्दा मिशन जल का है, जल से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए हम बात इसी मुद्दे पे करेंगे और इसके जो पहलू हैं, क्योंकि ये मुद्दा लोगों के जीवन से जुड़ा है। इसकी जो उपलब्धियां रही हैं, लगभग 5 साल का सफ़र इसका पूरा हो चुका है। क्या उपलब्धियां रहीं और इसका क्या असर हुआ है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आज यहाँ पर इस मुख्य तरह के मुद्दे पे अवसर देने का। जल जीवन मिशन का कार्यक्रम पिछले 5 सालों से चलाया जा रहा है, जैसा कि आपने ये बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसमें जो लक्ष्य हमारा जब हमने निर्धारित हुआ था 2019 में, तब हमें लगभग 19 करोड़ घर हमारे जो हैं ग्रामीण घर, उसको जोड़ने का लक्ष्य था हमारा 2019 में। और उस वक़्त हमारे पास 3 करोड़ 23 लाख घर जो थे, उसमें ये कहा गया था कि हमारे पास उन घरों में पानी की सुविधा पाइप से वहाँ पर जाती है, जो लगभग पूरे का 16.75% का ये क्या आंकड़ा था। पिछले 5 सालों की जब प्रगति हम देखते हैं, तो आज जब मैं आपके माध्यम से बात कर पा रहा हूँ, हमारे पास 15 करोड़ 10 लाख 79 हजार घर, वहाँ पर हम पाइप्ड वाटर सप्लाई की जो बात करते हैं कि पाइप के सहारे नल के माध्यम से हर घर के पास ग्रामीण इलाके में शुद्ध जल की समुचित मात्रा उपलब्ध कराने का कार्य हुआ है, जो प्रतिशत आज की तारीख में 78.17% का हमारा आंकड़ा आज की तारीख में हमारा आता है। जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो उसके साथ की जुड़ी हुई जो बातें हैं, जैसे कि हमारे पास आज जो संख्या आ रही है, लगभग 2,35,000 गांव ऐसे हैं जहां पर ये रिपोर्ट आई है कि वहां पे हर घर में नल से जल की उपलब्धता करा दी गई है जी। तो ये आंकड़ा जब हम सिर्फ देखते हैं तो सिर्फ ये नल से जल की उपलब्धता की बात नहीं है जी। ये एक तरह से अगर हम जाते हैं जो आम जीवन में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, और उसमें हमें पता है कि पानी जो है, पेयजल की उपलब्धता जो है, वो हमारे लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक है। और गाँव में जो वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति की जब हम बात सोचते हैं, तो ये सोचा ये जाता था कि शहरों में जल आपूर्ति होती है, गांव में लोग अपनी व्यवस्था कुएं से कर लेंगे, पोखर से कर लेंगे, तालाब से कर लेंगे। इस ढंग का वो एक माना जाता था कि जो परंपरागत तरीका है, उसके तरीके से गांव में ये व्यवस्था चलती आ रही है, और उसके बारे में अलग से इस ढंग से इतना बड़ा कार्यक्रम कभी चलाया नहीं गया था। तो ये एक, मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही दूरंदेशी जो एक बात होती है, वो सोची गई कि नहीं,
इसके न होने से इतने नुकसान होते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी लाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है घर में, वो हमारी महिलाओं को करनी पड़ती है। हमारी जो लड़कियां हैं उनको करनी पड़ती है, और अगर उसमें इनका ज़्यादा समय व्यतीत होता है तो उससे कितना नुकसान हमारा हो। जी बिल्कुल डॉक्टर चंद्रभूषण जी, मैं इस पहलू को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पानी का मुद्दा सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से भी जुड़ा है, इसको समझना भी जरूरी है। लेकिन डॉक्टर विनोद तारे जी, जो मिशन रहा है सरकार का, जिस तरह से पानी को लेकर सरकार ने एक बड़ा मिशन शुरू किया, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको दिशा दी, शुरू किया। अगर हम आंकड़ों की बात करें, जैसा डॉक्टर चंद्रभूषण जी ने बताया कि आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं कि किस तरह से काम जमीन पर हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मिशन को? जरूर, ये मैं एग्री करता हूं कि ये जो नंबर्स बताए गए हैं बहुत इम्प्रेसिव है, और बहुत हद तक मेरे को लगता है कि जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव भी हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक प्रकार से ये हमारे लिए जिसे हम बोल सकते हैं कि एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि पानी में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके कई फायदे होते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, वर्क फोर्स की सेविंग के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से। तो स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव अवश्य हुआ है। बट इसके आगे की चुनौतियों के बारे में भी हमको देखना है, बिकॉज ये आवश्यक है कि एक बार तो हमने कर लिया, पर इसका निरंतर सतत चलते रहना, ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसके बारे में भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बट इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि ये बहुत ही आवश्यक मिशन था, और इस मिशन के लिए बहुत जरूरी था कि एक पॉलिटिकल विल हो जो सरकार ने दिखाई, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि पब्लिक स्पेंडिंग हो, है ना। तो वो भी सरकार ने दिखाया। तो ये दोनों ही के कारण एटलीस्ट इसको एक दशा और दिशा मिली है। बट चुनौती आगे और भी है, और हमको उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर विनोद तारे जी, वो चुनौती क्या है? क्योंकि मिशन शुरू हो गया, अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो सरकार ने एक उपलब्धि हासिल की है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इन आंकड़ों को। लेकिन आप जिस चुनौती की बात कर रहे हैं, वो चुनौती कौन सी है? चुनौती एक तो ये है कि पाइप तो हमने पहुंचा दिया, पर पाइप में जहां से पानी आ रहा है, जिस स्रोत से पानी आ रहा है, तो उसको हमेशा के लिए मेंटेन करना। ज्यादातर मेरे को जहां तक पता है कि हम ग्राउंड वाटर से करते हैं, और ग्राउंड वाटर की धीरे धीरे हमारे पूरे देश में ही ग्राउंड वाटर का स्तर नीचे जाता रहा है। और दूसरी चुनौती ये होती है कि जब भी हम नल देते हैं किसी घर में, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर नल से एक नाली तैयार होती है, तो उस नाली का भी प्रबंध हमें करना है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारी जो डिपेंडेंट है वो ज्यादातर यदि सरफेस वाटर पे रहे, तो हम जो बारिश का पानी आता है उससे ज्यादा हम ग्राउंड वाटर में उसको स्टोर करके रखें, और जहां तक हो सके सरफेस वाटर बॉडीज है जिसके ऊपर भी सरकार का मुझे पता है कि बहुत ध्यान है कि तालाब बनाए जाए, वेटलैंड्स बनाए जाए, और उनको जो बारिश का पानी आता है 30-35 दिन जब सब जगह पानी ही पानी होता है, उसको कैसे हम रोके और जमीन में पिलाए, ये एक चुनौती है हमारे लिए। अभी भी हम उससे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरह का से जिस स्तर पे हमें करना चाहिए अभी हम थोड़े उससे दूर है। दूसरा जो ये है कि जो नाली बनती है उस नाली का प्रबंध कैसे करें कि इन नाली से जो पानी वेस्ट वाटर जो निकलता है उससे भी हम बाकी के 330 दिन जब हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है तो उससे भी हमारे जो पानी के स्रोत है उसको बनाए रखें। तो वाटर क्वालिटी का ध्यान रखते रखते वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जल जीवन मिशन में पर्टिकुलरली रूरल एरिया में बहुत अलग है कंपेयर टू जो हम अर्बन में बात करते हैं। जी बिल्कुल विनोद तारे जी, जाहिर सी बात है चुनौतियां तमाम हैं। चुनौतियां इस देश के सामने इतनी बड़ी थी कि 75 सालों की अगर मैं बात करूं आज़ादी के बाद, तो एक तरफ 3 करोड़ 23 लाख करीब जो ग्रामीण नल से पानी पहुंच रहा था, ऐसे घर थे। लेकिन 2019 के बाद
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की तो बीते 5 सालों में ये आंकड़ा 15 करोड़ को पार कर गया। इस आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन चुनौती की बात भी है। चुनौतियों की इशारा किया डॉक्टर विनोद तारे जी ने। आप कैसे देखते हैं जब हम चुनौतियों की बात करते हैं? दरअसल भौगोलिक दृष्टि से, विविधताओं की दृष्टि से भारत एक विशाल देश है, चुनौतियां भी तमाम हैं। आप कैसे देखते हैं जल जीवन मिशन को इन चुनौतियों के संदर्भ में? जी, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं प्रोफेसर साहब ने। सबसे पहले तो मैं जानकारी के लिए ये बता दूं कि जहाँ तक हम कहते हैं कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, जब 2019 में जब शुरुआत हुई थी उस वक़्त ये सोचा गया था कि हमारे जो घर जहाँ पे नल की ज़रूरत पानी से आएगी वो 15% ऐसे घर होंगे जहाँ पे हमारे सरफेस वाटर से पानी वहाँ पर पहुँचेगा, और 85% घर ऐसे होंगे जहाँ पे नल से जल जो है वो ग्राउंड वाटर से आएगा, भूजल से आएगा। आज अगर हम देखते हैं जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से यह प्रतिशत जो यह अनुपात बदल चुका है काफ़ी। यानी कि आज हमारे पास जो है 48% घर जो हमारे हैं वहाँ पर जो पानी की उपलब्धता करवाई जा रही है या करवाई जाने वाली है, वो सारी योजनाएं सरफेस वाटर से जुड़ी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव जो है वो इस मसले में आया है, और इसके कई परिणाम होने वाले हैं। क्योंकि जब सरफेस वाटर से आप चीज़ों को देते हैं तो उसमें जो हमारे ग्राउंड वाटर भूजल की जो समस्याएं हैं उससे आप दूर हो जाते हैं, उस पर जो अनिश्चितताएं उसकी जो है उससे आप बच जाते हैं। जो सरफेस वाटर से जो एक सिस्टम बनता है पूरी तरह से, उस पे आपका ध्यान ज़्यादा अच्छी तरह से जाता है। कुछ राज्यों ने, मैं बता सकता हूं कि किसी ने 10 साल का जो है जो कहते हैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस, जिसको हम कहते हैं संचालन और रख रखाव, अगले 10 सालों का जो ऑपरेशन रख रखाव की व्यवस्था भी कर ली है, कि नहीं 5 सालों तक की है, क्योंकि ये बड़ी स्कीम होने के कारण इसका एक फायदा मिलता है उस चीज़ को करने का। तो ये सबसे पहली बात ये है कि एक जो आम धारणा है कि गांवों में आप सिर्फ भूजल से ही पानी वहां पर उपलब्ध करवाएंगे, इस धारणा को जल जीवन मिशन में तोड़ा गया है एक तरीके से। कैसे? और कि आपकी जो बहुत सारी जो स्कीमें बनी है जहां पे निरंतरता जो है जल की उपलब्ध होते रहे, और जब आप निरंतरता उसमें लाते हैं तो उसकी गुणवत्ता को जो है, जो क्वालिटी की बात करते हैं, उस पर आपकी नज़र और पैनी रहती है। पूरे देश में हमारे आज की तारीख में 2160 ऐसे लैब बनाए गए हैं जहां पे आपके वाटर की टेस्टिंग होती है। उसके जो रिजल्ट होते हैं वो आज हमारी जो वेबसाइट है ई जल शक्ति, जो हमारा विभाग का वेबसाइट है, डैशबोर्ड है, उस पे पब्लिक के डोमेन में है, वो देख सकते हैं उसको कि हमारे गांव में जो आज पानी आया उसकी शुद्धता कैसी है। चाहे उसमें आप रासायनिक बात कर लें या बैक्टीरियोलॉजिकल बात कर लें, उसकी टेस्टिंग हो रखी है। यानी कि आप में एक विश्वसनीयता आती है उस जल का उपयोग करने के लिए। तो सिर्फ नल से जल, शुद्ध जल आ रहा है इतनी ही बात नहीं है, बल्कि ये विश्वसनीय है, इसलिए नल से जल पीना भी है हमें जी। जो एक ड्रिंक टू वाटर का एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जाता है, उस तरह की बात आज हमारे यहाँ होती है। और ये जल जीवन मिशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जी। जहाँ तक इसके जो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की बात है, कि जहाँ पंचायतों को ये स्कीमें आ रही है, जो हमारी एक विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी होती है जिसमें कम से कम 50% जो है सदस्य जो है महिलाएं होनी चाहिए, ये हमारे दिशा निर्देश में ही है। और उसके हिसाब से ये हमारे यहाँ इतने महिलाएं जो है इस प्रबंधन में जुड़ी हुई हैं कि जब व्यवस्था बन गई तो उसकी देखभाल कैसी होनी चाहिए जी। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रभूषण जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने भी उठाए। लेकिन डॉक्टर विनोद तारे जी, बात विकसित भारत की है। एक दीर्घकालिक लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो पानी का मुद्दा, पर्याप्त पानी, साफ पानी, शुद्ध पानी लोगों को मिले, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका आर्थिक पहलू भी है, सामाजिक पहलू भी है। जल जीवन मिशन जो है वो विकसित भारत के निर्माण में किस तरह एक अहम भूमिका निभा सकता है? देखिए कि हमारी पूरी जो विकास की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, आज यदि आप देखेंगे तो ज्यादातर वो वाटर सेंट्रिक होती है। कितने हम अपने वाटर रिसोर्सेज के, अपने नदियों को, अपने तालाबों को, अपने और भी जो स्रोत है, पहाड़ों में स्प्रिंग्स होती है,
कैसे उनको बचा के रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। और ग्राउंड वाटर जो है, एक सरफेस वाटर जो है, एक हमारे लिए इंडिकेटर होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि भाई सरकार ने और देश ने करीब करीब 48% तक जो है हम सरफेस वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि सरफेस वाटर भले ही दिखने में थोड़ा खराब दिखता हो, बट गुणवत्ता के हिसाब से, पीने की गुणवत्ता के हिसाब से वो ग्राउंड वाटर में जो कंटामिनेंट होते हैं उससे कई ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ग्राउंड वाटर में जो कंटामिनेंट होते हैं, जैसे आर्सेनिक हुआ, फ्लोराइड हुआ और बाकी के चीजें, उनको ट्रीट करके रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। पर सरफेस वाटर में जो गंदगी हमें दिखती है उसको ट्रीट करना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो एक है। और दूसरा ये बात है कि यदि हमें सरफेस पे लबालब पानी दिखता है तो वो एक प्रकार से देश की प्रगति है और यही देश के विकास का एक इंडिकेटर भी है। तो जहां जहां यदि हम पानी देखेंगे, जैसे हम ग्रीनरी देखना चाहते हैं, वैसे ही यदि हमें हर जगह सरफेस में पानी दिखे तो एक प्रकार से ये भी एश्योरेंस है कि सरफेस पे ही पानी है तो ग्राउंड वाटर में अवश्य पानी होगा। ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन इतना नहीं होता है। तो नदियों को, सरफेस वाटर को, पॉन्ड्स को, ये एक मेरे हिसाब से हमारे एक इंडिकेटर हो सकता है कि कैसे हम विकास कर रहे हैं। और फिर बाकी के आंकड़े जो स्वास्थ्य का है, लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है, और फिर वेस्ट वाटर का भी प्रबंधन हम करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी सरफेस वाटर बॉडीज जो है वो जिस गुणवत्ता की होनी चाहिए। तो हम घर पे तो पानी ट्रीट कर रहे हैं, पर मेरे को लगता है, आई एम श्योर कि सरकार ने अवश्य ये सोचा भी होगा और कर भी रही होगी कि हमको गुणवत्ता हमारे वाटर रिसोर्सेज की भी करनी चाहिए। और उसमें क्या, और उसमें यदि हम एक इकोलॉजिकल सेटिंग उसमें आ जाए, मतलब जहां जो जिस प्रकार के जीव जंतु, मछलियां और दूसरे ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए वो यदि हमें दिखने लगे तो वो एक प्रकार से विकसित भारत में कहूंगा कि एक इंडिकेटर है। तो उसके ऊपर भी हम ध्यान दें कि जो हमारे सरफेस वाटर के रिसोर्सेस है उसकी इकोलॉजिकल सेटिंग कैसे बढ़ती जा रही है, और वो एक हमें आगे आने वाले इसमें निरंतरता का भी कॉन्फिडेंस देगा और एक विकसित भारत का अपने आप में। और फिर जब जल संसाधन हमारे बन जाते हैं, उससे कई जल से केंद्रित कई प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है जी। रिक्रिएशन शुरू होता है, इवन हम लोकल लेवल पे नेविगेशन की बात कर सकते हैं, और फिर एक एजुकेशन का भी एक अच्छा खासा माध्यम हो सकता है कि कैसे हम गांव में जल के प्रबंधन से जल के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के बारे में स्कूलों को, बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन को बताए। तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है और मेरे को लगता है कि यही एक हमारे लिए सेटिस्फेक्शन की बात है कि हमने इस दशा में काम किया और इसको यहाँ तक ले आए जी। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रभूषण जी, विकसित भारत का मुद्दा, एक लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने तय किया है और उसमें जल जीवन मिशन क्या भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ये मुद्दा जो है पानी का, दुनिया के सामने पानी का संकट है, भारत के सामने भी तमाम तरह की चुनौतियां हैं पानी को लेकर। देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीर उभर के सामने आती है, लेकिन जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो पानी के साथ स्वास्थ्य का मुद्दा जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने कहा, शुद्ध पानी ना मिलने से 4 लाख मौतें हर साल डायरिया के कारण देश में होती हैं। आर्थिक पहलू भी इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, सामाजिक पहलू भी इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने बताया, महाराष्ट्र में एक गांव में शादियां इसलिए नहीं होती थीं क्योंकि लोगों के पास पानी नहीं था। तो आप इन पहलुओं को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि प्रोफेसर तारे ने सही बताया, इसके कई जो प्रभाव जो है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता जो है माइकल क्रेमर हैं, उन्होंने एक स्टडी की कि, और हिंदुस्तान के संदर्भ में उनकी स्टडी है कि अगर आप सुरक्षित जल उपलब्ध करवाते हैं घरों में तो लगभग 1,36,000 बाल मृत्यु दर जो है आप उसको रोक सकते हैं जी। ये एक बहुत बड़ी संख्या उन्होंने बताई। जो WHO ने अपनी स्टडी की उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ये काम करते हैं तो इससे लगभग 8,37,00,000 जो है, हम 8.37 लाख करोड़ जो है उसकी हमारी बचत हो सकती है स्वास्थ्य के जो खर्च होते हैं उसके हिसाब से। जो रोजगार सृजन की बात है उसको लेकर के IIM बैंगलोर
और लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO है, इन दोनों ने मिलकर एक स्टडी की और ये बताया कि 2.82 करोड़ प्रति वर्ष जो है व्यक्ति वर्ष रोजगार सृजन इसमें हुआ है, और जिसमें जो है 59.93 लाख जो है ये प्रत्यक्ष व्यक्ति वर्ष है। तो इस तरह का रोजगार सृजन हुआ, और आगे भी, क्योंकि अगर हमारे पास लगभग 6.5 लाख स्कीमें जो है पूरे देश में हो रही है, इसको चलाने के लिए आपको पंप ऑपरेटर चाहिए, आपको अगर लीकेज की हो रही है तो उससे रोकने की बात होनी चाहिए। तो एक नल जल मित्र एक व्यवस्था की गई है कि जिसमें एक हर पंचायत से एक व्यक्ति जो है उसको लिया जाए, जो पंचायतें बताएंगी, और उनको उस ढंग की स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, और वो एक नल जल मित्र जिसमें कि जिसको कहते हैं कि मल्टी स्किल पर्सन होगा, वो उसे प्लम्बिंग भी आएगी, उसे इलेक्ट्रिसिटी का भी काम आएगा, उसे मशीनरी का भी काम आएगा। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक क्रांति हुई है, और ये संभव हुआ है आपके जल जीवन मिशन से। जल सुरक्षा जो हर देश आज जो है इससे स्ट्रगल करता है कि उनके यहाँ प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता है वो कम होते जा रही है। हमारे इस प्रोग्राम से जल सुरक्षा में एक तरह से बहुत बड़ा योगदान आ रहा है। जल समता की जो बात होती है, गांव में ये अमूमन ये माना जाता रहा है कि जो रसूखदार लोग हैं उनके पास पानी की उपलब्धता है और पानी के स्रोत वो नियंत्रित किया करते थे। आज जब हर घर में नल की जल की उपलब्धता है तो ये बहुत बड़े जो व्यवधान थे उसको इससे तोड़ा गया, और एक तरह से पूरी तरह से सामाजिक समता भी उससे आई है। वैसे इलाके हैं देश में जिसके बारे में हम जानते रहे हैं कि चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, राजस्थान के कुछ इलाके हैं जहां पे पानी की हमेशा से समस्या रही है। इस वर्ष के जब हम लोग समीक्षा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की टीम के साथ, तो हमें ये बताया गया कि इन गर्मियों में बुंदेलखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई टैंकर लगाने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ी, क्योंकि नल से जल की उपलब्धता थी। असम में अभी बाढ़ की स्थिति आई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया में ये चला कि बाढ़ है, पानी चारों तरफ है, पर गांव के लोग जो हैं वो नल में वो शुद्ध जल उनको वहाँ मिल रहा है। इस ढंग की व्यवस्था की गई, जबकि जब निर्माण किया गया तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि ये फ्लड जोन है, तो यहाँ पे जो निर्माण ऐसा किया जाएगा कि अगर बाढ़ आएगी भी तो उससे हमारी जो ये संरचना बनी है उसको कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो इस तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। लद्दाख हमारा जो है, जहाँ पे हमारे को बहुत दिक्कत है कि सर्दियों के दिन में जब आप नल में पानी लाते हैं तो वो जम जाती है और उससे पाइप बर्स्ट हो जाने का खतरा रहता है। हमने इस ढंग के पाइप वहाँ पर लगवाए हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत कि जो पूरी तरह से इंसुलेटेड है, तो यानी कि आपको सर्दियों के कड़ाकी सर्दी में भी वहां पर पानी की उपलब्धता जो है घर पे कम नहीं होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर चंद्रभूषण जी, मैं जानता हूं आपके पास व्यापक जानकारी इस संदर्भ में है, लेकिन एक मुद्दा, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है नारी शक्ति का, क्योंकि जल जीवन मिशन के बारे में यह माना जाता है कि नारी शक्ति संचालित है, क्योंकि पानी का मुद्दा घर की महिलाओं से सीधे सीधे जुड़ा रहता है। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक जानकारी सबके पास है इस चीज़ को लेकर के, और जब मैं आंकड़ों की बात करता हूं तो इसमें एक आंकड़ा ये आया कि 5.5 करोड़ घंटे अगर आप घर में पानी उपलब्ध करवाते हो तो उसकी बचत ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, और जिस पर 75% जो है महिलाओं का समय उसमें जाता है। तो एक तरह से आप कहें कि आपके घंटे की जो बचत है, और अगर आपकी बचत हो रही है तो आपका समय, आप दूसरे जो उत्पादकता से संबंधित काम है ये सारे हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर के। साथ ही जो महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया इस चीज़ में, हमने जो जल गुणवत्ता का परीक्षण जो होता है उसमें लगभग 25 लाख महिलाएं हमारी इसमें प्रशिक्षित हुई हैं, और पूरे देश में आज की तारीख में लगभग 5.25 लाख जो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी गठित जो हुई है उसमें, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 50% से अधिक जो है महिलाएं हैं। तो ये पूरी तरह से जो संरचना है उसमें उनकी मुख्यतया भागीदारी महिलाओं की है। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद तारे जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने तो व्यापक योजना बनाई और उसका क्रियान्वयन भी हुआ, लेकिन जन भागीदारी का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं?
कि मैं कहूंगा कि इसका भी जनरली ध्यान रखा गया है कि जितने भी जल जीवन मिशन हो या स्वच्छ भारत मिशन हो या इवन नमामि गंगे प्रोग्राम हो, शुरू से ही पब्लिक पार्टिसिपेशन के ऊपर काफी एम्फेसिस किया गया है। और धीरे धीरे ये हुआ भी है। और मेरे को जहां तक पता है काफी चीजें आप आजकल जो है, जो सरकार भले ही पैसा दे रही है, बट मेंटेनेंस, ऑपरेशन और उसका रख रखाव और उसकी रखवाली और आई वुड से लार्जर स्टेज पे उसकी ओनरशिप भी पब्लिक के पास ही है और होनी भी चाहिए। और जब वो उनके पास होगी तो पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकल, और जब उनको इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है कि इससे हमारे क्या क्या फायदे होंगे, तो धीरे धीरे जैसे पंचायतों ने जैसे भागीदारी की है, तो वो एक प्रकार से पब्लिक पार्टिसिपेशन ही है, बॉटम अप अप्रोच। तो और करोड़ों, और मैं जैसे कहा कि सरफेस वाटर पे हमारा रिलायंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसके हमारे लिए ही फायदे नहीं है, हमको अपने पशुधन के बारे में भी सोचना है। तो जब हम सरफेस वाटर को ये करते हैं, विकसित करते हैं और विकेंद्रित जैसे करोड़ों यदि हम तालाब, छोटी छोटी नदियां ये बनाएंगे, तो उसका फायदा सिर्फ हमें अपने जीवन के लिए नहीं, पर हमारे पशुधन के लिए भी होता है, पशु के लिए होता है। तो वो भी हमारा इकोनॉमी का सबसे बड़ा फैक्टर है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये खाली हमारे स्वास्थ्य की बात नहीं है, ये हमारे पशुधन की बात है। और भारत की इकोनॉमी बहुत हद तक हमारे पशुधन पर डिपेंड करती है। तो ये भी एक प्रकार से जब हम जल को विकसित करते हैं तो उससे उनका भी विकास होता है। जी, जाहिर तौर पे जल है तो जीवन है, और इस बात को हर किसी को समझना होगा, जानना होगा। साफ, सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी एक स्वस्थ समाज, देश और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर विनोद जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर चंद्रभूषण जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमको जल जीवन मिशन के संदर्भ में दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।